अनन्या अब दुविधा में फंस चुकी थी। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसे फैसला तो करना ही था। वो अपनी मुट्ठी कस ली। वो फैसला लेने के लिए कुछ देर शांत हो गई। हालांकि कथिक भी उसे जाने को नहीं बोला। दोनों तरफ से चुप्पी थी। अंत में अनन्या ने गहरी सांस लेके हुए कुछ बोलने को हुई, लेकिन उसके होंठ कँप-कँपा रहे थे। लेकिन वो खुद को मजबूत करते हुए बोली, अगर मैं आपसे शादी कर लूं, तो क्या आप राहुल की सर्जरी कर सकते हैं? कथिक ने उसकी तरफ अपनी काली गहरी आंखों से देखते हुए बोला, क्या आप सहमत हैं? ये मेरा फैसला है। अनन्या अब कड़वाहट से मुस्कुराई और मिस्टर कपूर से पूछी, क्या आप राहुल को ठीक कर सकती हैं? तो आपसे मैं शादी करूंगी। कथिक अनन्या के चेहरे पर कड़वाहट और असहाय मुस्कुराहट देख उसे गुस्सा आ रहा था। फिर भी वो कुछ नहीं बोला। लेकिन वो अनन्या की तरफ गया और उसकी मायूसी देख और उससे रहा नहीं गया। कथिक ने अपना हाथ ढीले करते हुए अनन्या के कमजोर कंधे पर रखते हुए अपनी काली गहरी सी आंखों अनन्या की आंखों में देख वचन दिया, तुम मुझसे शादी कर लो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। प्यार, स्नेह और सब कुछ दूंगा तुम्हारे साथ। तुम्हें मुझसे शादी करके कोई पछतावा नहीं होगा। वो हर चीज़ तुम्हें मिलेगी जो तुम चाहोगी। मैं शादी तो कर रही हूँ, लेकिन अपनी खुशी के लिए नहीं। मैं तो बस मजबूरी में शादी कर रही हूँ। अगर राहुल को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती तो मैं ये फैसला कभी नहीं लेती। अनन्या ने अपने मन में ये सब सोचा। तभी फिर कथिक ने उसे रोकते हुए कहा, कहाँ खो गई हैं आप? तो क्या मैं हाँ समझूं? जी। अनन्या ने थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला। वो अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस कर रही थी। ठीक है, तो चले रजिस्ट्रेशन ऑफिस। कोर्ट में आज ही हमारी शादी होगी। कथिक ने अपनी खुशी बर्दाश्त करते हुए बोला। वो अपनी खुशी जाहिर होने नहीं दे सकता था। जी, मैं तो अभी तैयार भी नहीं हूँ। अनन्या ने अपनी तरफ देख के बोला, कोई बात नहीं, बस 5 मिनट में रुको, तुम्हारे लिए एक अच्छा सा गाउन मंगवा देता हूँ। कथिक ने उससे बोला। वो जल्दी से अपने पर्सनल असिस्टेंट को फ़ोन किया और बोला, जल्दी से एक गाउन लेके आओ। 5 मिनट के बाद दरवाजे पर लॉक होता है। अंदर आइए। कथिक ने उसे अंदर बुलाया। नितिन ने नेवी ब्लू कलर का एक गाउन लेके आया था। वो काफ़ी ज़्यादा ही सुंदर दिख रहा था। गाउन के ऊपरी हिस्से में मोती का काम किया हुआ था और उसके साथ एक दुपट्टा भी था। उसमें भी बॉर्डर पर वाइट मोती का काम किया हुआ था, जिससे वो दुपट्टा और भी ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। नितिन कथिक ने गाउन ले लिया। नितिन बिना कुछ बोले सीधे कथिक के केबिन से निकल गया। अब कथिक अनन्या की तरफ बढ़ा और गाउन उसकी तरफ करते हुए बोला, ये लीजिए, आप ये गाउन पहन लीजिए और रेडी हो जाइए। अनन्या ने बोला, जी मैं यहाँ, मतलब वो मैं कपड़े। उसे शर्म आ रही थी कि कथिक के सामने उसके केबिन में कैसे कपड़े चेंज करेगी, इसलिए वो ला रही थी। वो साइड में एक रूम है, वहाँ जाके आप अपने कपड़े चेंज कर लीजिए। कथिक ने एक तरफ इशारा करते हुए बोला। अनन्या अब बिना पूछे कथिक से गाउन ली और फटाक से कमरे के अंदर चली गई। उसकी इस हरकत पर कथिक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जो इंसान के चेहरे पर हमेशा कड़वाहट और गुस्सा होता था, आज पहली बार अनन्या की वजह से वो मुस्कुराया था। वो भी इस बात को नोटिस किया। कुछ ही देर के बाद अनन्या बाहर निकली। वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी। नेवी ब्लू कलर के गाउन उस पर बहुत ही ज़्यादा जम रहे थे। एक साइड से दुपट्टा की हुई थी और बाल खुले होने के कारण हवा से बाल बिखर रहे थे। हालांकि अनन्या ने कोई मेकअप नहीं किया हुआ था, फिर भी उसके गुलाबी होंठ देख के कथिक अपना आपा खो सकता था। कथिक की नज़र जब अनन्या पर पड़ी तो वो उसे देखता ही रह गया। अनन्या कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। फिर भी वो साहस करके बोली, मिस्टर कपूर, वो मेरे बैग की जिप नहीं लग रही है। क्या आप? इसके आगे वो बोल ही नहीं पाई, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी।
कथिक बिना कुछ बोले अनन्या की तरफ गया। अनन्या पीछे घूम गई। कथिक ने अनन्या की जिप बंद करने के लिए उसके हाथ नीचे की तरफ गए। वो धीरे धीरे से जिप लगाने लगा। कभी कभी उसकी ठंडी उंगलियां उसके कंधे को छूती तो अनन्या सहर उठती और वो अपने कपड़े पर पकड़ कस लेती। जब जिप बंद हो गई तो कथिक बोला, तो चले। अनन्या ने सहमति जताई। फिर वो दोनों कथिक पर्सनल लिफ्ट से नीचे आए और कार में बैठ गए। कुछ देर में वो कोर्ट पहुंच गए। उन्हें जल्दी मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया। सिविल फेड आए ब्यूरो उन्हें रिसीव करने के लिए बहुत लोग इंतजार कर रहे थे। उनके पास स्पेशल सर्विस थी जिससे कुछ ही मिनटों में उसकी मैरिज सर्टिफिकेट तैयार हो गई। वो लोग जल्द ही सिविल फेड आए ब्यूरो से बाहर निकल गए। अनन्या और कथिक की शादी हो गई। अनन्या को अभी भी यही लग रहा था जैसे वो सपना देख रही हो और जैसे ही जागेगी उसका ये सपना टूट जाएगा। हालांकि वो अर्जुन के साथ अपनी शादी की सपनी जरूर देखी थी, लेकिन ये सपना कभी नहीं देखी थी कि कभी ऐसा ख्याल उसके दिमाग में भी नहीं आया था कि उसकी कथिक के साथ शादी होगी, कि वो अर्जुन को छोड़कर किसी और से शादी कर लेगी। लेकिन ये आज सच है। उसने अपने हाथ में लाल किताब देखी जो हैरियत थी। उसने लाखों बार कल्पना करी थी। उसने जस्ट अभी शादी कर ली। उसे ये कंडीशन में होने की उम्मीद नहीं थी। अनन्या अब कार में बैठ गई और सोचने लगी कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ, और वो अपने हाथ चिकुटी काटी। तब उसे दर्द हाथ में दर्द हुआ। तब उसे लगा ये सच है, हकीकत है, ये कोई सपना नहीं। उसके बाद वो अपने पति की तरफ देखी। वो उसे बार बार अपना सिर घुमा के देख रही थी और उसे घूरे भी जा रही थी जैसे वो एक पल में सब कुछ दी हो। अब ऐसे मत देखो, तुमने कुछ भी नहीं खोया है। मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। हर लड़की का एक ही ख्वाब होता है कि वो अमीर और हैंडसम आदमी से शादी करे, उसे प्यार दे, स्नेह दे, इज्जत सम्मान दे। मैं वादा करता हूँ मैं वो सब कुछ तुम्हें दूंगा। तुमने एक अमीर हैंडसम आदमी से शादी की है। तुम्हें मैं इतना प्यार दूंगा कि किसी की कमी तुम्हें महसूस नहीं होगी। अनन्या ने शादी तो अपने मन से ही की थी, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी देख के कथिक भी परेशान और अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। कथिक की बातें सुन के अनन्या अपना चेहरा घुमा लेती है। कथिक की साइड फेस भी बहुत ही हैंडसम था। उसकी चौड़ी आंखें थीं, उसका कलर वॉन और ब्लैक शर्ट में उसकी चौड़ी छाती साफ दिख रही थी। उसके ऊपर के दो बटन खुले हुए थे जिससे उसकी गोरी चौड़ी छाती देख के कोई भी लड़की अपना आपा खो सकती थी। मानना पड़ रहा था कि वो बाकी में वो सभी लड़कों से हैंडसम है। इससे पहले वो बहुत ही ज्यादा अमीर भी था। कपूर इंडस्ट्रीज फार्म का मालिक है, वहाँ का सीईओ भी था। जितना अनन्या सोची भी नहीं थी उससे कहीं गुना वो अमीर इंसान था। और कपूर फार्म का एक लौता वारिस भी था। सिंघानिया परिवार भोपाल का सब परिवार था, लेकिन 10 सिंघानिया परिवार मिलके भी कथिक का मुकाबला नहीं कर सकते थे। साफ तौर पर जिसका फायदा इस शादी से हुआ था वो भी अनन्या। हालांकि इन दोनों में से जमीन आसमान का फर्क था। दोनों एक दूसरे से कोई भी ताल्लुक नहीं थे। कथिक के स्टेटस बहुत ही पावरफुल थे। उसे तो बहुत ही अमीर और खानदानी लड़की से शादी करनी चाहिए थी, लेकिन वो एक सिंपल सी फैमिली की लड़की से शादी कर लिया। ये सोचते हुए अनन्या ने अपने होंठ दांतों तले दबा दिए। सर क्या कंपनी चलेंगे? ड्राइवर ने कथिक से डरते हुए पूछा, क्योंकि कथिक अनन्या की तरफ ही देख रहा था। क्योंकि ड्राइवर नहीं चाहता था कि उसके रोमांस में खलल पड़े, इसलिए वो बस डरते हुए बोला, क्या तुम अपने भाई से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाना चाहती हो? ये कहे कथिक ने अपनी नज़र अनन्या की तरफ टिका ली। हाँ, ये कहे अनन्या बस अपना हाँ में सर हिलाई। ठीक है, पहले हम हॉस्पिटल चलते हैं। कथिक ड्राइवर को हॉस्पिटल जाने के लिए बोला और अपनी नज़र अभी भी अनन्या की तरफ ही किए हुए था। अनन्या ने झिझकते हुए बोला, नहीं, आप अपने ऑफिस चाहिए, मैं खुद टैक्सी ले लूंगी। अनन्या जब कथिक के पास गई थी तभी वो देखी कि कथिक के आस पास कपड़ों का ढेर था। वो नहीं चाहती थी कि वो उसके लिए अपने काम को छोड़े। वो दोनों तो
अभी कुछ टाइम पहले तो मिले थे, फिर शादी तो कर ली थी, लेकिन वो अभी कथित को उतना जानती नहीं थी। वो अभी कुछ भी जाहिर नहीं करना चाहती थी। हालांकि उसकी बात न मानते हुए कथित ड्राइवर से बोला, हॉस्पिटल चलो। अनन्या ने देखा कि कथित जिद कर रहा है तो वो मना नहीं कर पाई और धीरे से एक शब्द बोल दी, थैंक यू। ये सुनते ही कथित की काली गहरी सी आंखें गुस्से से लाल हो गई, लेकिन वो अपने गुस्से को दबाते ही बोला, मैं नहीं जानता कि आप इस रिश्ते को कब कबूल करेंगी, लेकिन अब मैं आपका पति हूँ। पति का धर्म होता है कि पत्नी की हर काम में मदद करे, और पति मदद करने पर पत्नी को धन्यवाद नहीं बोला जाता है। मुझे परवाह नहीं कि कब आप इस रिश्ते को अपनाएंगी, लेकिन ये शब्द दोबारा मुझे नहीं सुनना। तक जब ये बात अनन्या को बोल रहा था तो वो गुस्से की वजह से थोड़ी दबी हुई थी, जिससे अनन्या को थोड़ा डर सा लगा, लेकिन वो अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दी। कार का माहौल गर्म हो गया था। अनन्या उसकी पावरफुल ऑरा से बेढंग हो गई थी, इसलिए उसने गहरी सांस ली और धीरे से फुसफुसाया, मैं जानती हूँ। ऐसा लगा कि अनन्या को अचानक याद आया कि कथित उसका पति है। अब उसका पति अमीर है, हैंडसम है, लेकिन उसका गुस्सा ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। कुछ ना कुछ कमी तो हर एक इंसान में होती है। कुछ ही देर में वो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल के सामने अचानक से बहुत कार लगने की वजह से सभी की निगाहें उधर ही चली गई। ड्राइवर उतरा और गेट खोल के उसे ग्रेट किया। अनन्या को लगा कि कथित उसके लिए गेट खोलेगा, लेकिन चुपचाप बैठा हुआ था। ड्राइवर ने फिर से अनन्या को बाहर निकालने के लिए आग्रह किया। अनन्या अब अपना बैग ली और कार से निकल गई। फिर वो कथित को सी ऑफ करने के लिए अपना हाथ ऊपर करके लहराई, मैं ऑफिस जाती हूँ, आप आराम से ऑफिस चले जाइए। वो भले ही बहुत अमीर आदमी की पत्नी बन गई थी, लेकिन उसकी पावर और ऑरा का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। वो किसी भी रिलेशनशिप को यूज तो नहीं कर सकती थी, और वो भी कुछ समय पहले अजनबी था, अब पति बन चुका था। वो जाने के लिए मुड़ गई, तभी उसके कानों में एक मैग्नेट वॉइस सुनाई पड़ा, किसने आपको बोला कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ? अनन्या पीछे पलटी, कथित कार से बाहर निकला और कार का दरवाजा बंद करके धीरे धीरे कदमों से अनन्या की तरफ बढ़ा। आप तो मुझे देख के फ्रेश हो गई बाव। कथित गया और अनन्या के गले लग गया। कथित की गर्म सांसें और मधुर सी आने वाली खुशबू अनन्या को सताने लगी। अब कथित ने अनन्या की अपने गर्म हाथों से कमर पकड़ ली, जिससे अनन्या का चेहरा कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया। अनन्या अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, तो उसने कथित को अपने से अलग करने की कोशिश की, लेकिन कथित ने उसे बोला, देखो अनन्या, हम दोनों ने शादी कर ली है। अनन्या, मैं चाहता हूँ कि तुम ये शादी सच्चे दिल से अपनाओ, और मैं भी तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को अपनाना चाहता हूँ। मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली को देखने। अनन्या ये सुन के कठोर सी हो गई। कथित मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन लेने से पहले बोला था कि वो असली कपिल वाली जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता है। उसे ऐसे अपने आप से धकेलना नहीं चाहिए था। वो एक पल के लिए कथित की बाहों में फ्रीज हो गई थी। अब कथित ने अनन्या की पतली कमर को पकड़ के उसकी तरफ देख के मुस्कुरा रहा था, तो चलो, आज मैं अपनी पत्नी के भाई को देखना चाहता हूँ। अनन्या उसकी मुस्कुराहट पर फिदा हो गई थी, लेकिन अचानक कथित के हाथ अपने कंधे पर से हटा के बोली, किए, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। कथित ने अपना सिर नीचे किया, फिर कुछ देर में अपना सिर उठाया और अपनी भौं से कुटते हुए बोला, क्या? उसने अपना होठ थोड़ा करते हुए अपनी जीभ से होठ गीला करते हुए सलाह भरे लहजे में बोला, अगर हम अभी अपनी शादी की बात राहुल को ना बताएं तो। ये बोलने के बाद अनन्या ने कथित के चारों ओर हवा का दबाव महसूस किया। हालांकि अनन्या ने कथित को अभी ऊपर चेहरा करके नहीं देखा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसका चेहरा वो देख सके। राहुल नहीं जानता कि मैंने आपसे अपने एक्स को छोड़ दिया। अगर मैं बता दूंगी कि मैं किसी और से शादी की हूँ तो वो चौंक जाएगा। वास्तविक में उसका एक काल्पनिक सोच था। वो नहीं जानती थी कि कथित और उसकी शादी कितने दिन टिकेगी। उसकी शादी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। अभी उसका मेरी तरफ आकर्षक होगा, कुछ दिन के बाद उसको मैं बोरिंग लगने लगूंगी, तो राहुल पर क्या असर होगा।
राहुल के सिवा उसके लिए इस दुनिया में और कोई नहीं था। वो किसी भी कीमत पर अपने भाई का भरोसा और भाई को खोना नहीं चाहती थी। उसे किसी और की परवाह नहीं थी सिवा अपने भाई राहुल को छोड़कर। लेकिन राहुल वो इंसान था जिसे अनन्या को सबसे ज्यादा फिक्र थी। वो यंग थी, वो यही सब सोच रही थी। कथिक ने अनुमान लगाया कि वो कुछ सोच रही थी। कथिक के सुंदर चेहरे पर उदासी छा गई। फिर वो अपने कोल्ड वॉइस में बोला, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम हमारी शादी को एक राज रखना चाहती हो? वो कथिक कपूर था, कपूर कंपनी का मालिक। वो एक लौता वारिस था कपूर खानदान का। इससे पहले कभी भी वो किसी से अनदेखा नहीं किया था। अगर वो किसी महिला के साथ रिलेशनशिप में था तो वो तो पूरी दुनिया को चीख के बता चुकी होती कि वो कथिक कपूर की वाइफ है। लेकिन ये लड़की तो हमारी शादी को ही छुपाना चाहती है। क्या ये अभी वो अपने एक्स से प्यार करती है? यूं सोचते हुए कथिक की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गई थी। उसके चेहरे पर उदासी छा गई थी। बस इतना बोल पाया, अनन्या। कुछ देर बाद वो उसके करीब गया और अपनी लंबी उंगलियों से उसकी ठुड्डी पकड़ के बोला, अनन्या, आप मेरी वाइफ है। फ्यूचर में आप सिर्फ मेरे बारे में सोच सकती हैं। तुम्हें छोड़ने और तलाक लेके अलग होने का इरादा मेरा बिल्कुल नहीं है। अभी नहीं और कभी भी नहीं। उसकी उंगली अब और कस गई, थोड़ी थोड़ी टाइट कर दी। उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई थी। तुम्हारे पास ये सोच कभी भी नहीं आनी चाहिए। तुम मुझे सुन रही हो ना? कथिक की आंखें फौजी शिवन से भरी हुई थी। वह एक शिकार की तरह अनन्या को घूर रहा था, जो अपने शिकार को किसी और का होने नहीं देना चाहता था। यह शिकार सिर्फ उसका है, आधा भी लेना किसी को इजाजत नहीं है। अनन्या डरी हुई थी। वो पहली बार इस तरह के पावरफुल और अग्रेसिव आदमी को ऐसे देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो अभी उसे भस्म कर देगा। वो डर की वजह से सीधे बर्ड के अंदर चली गई। उसके पीछे पीछे कथिक भी बर्ड में चला गया। अब वो दोनों कमरे में गए। यहाँ राहुल किताब पढ़ रहा था। उसने जब कुछ आवाज सुना तो अपना सिर ऊपर किया तो देखा अनन्या एक सुंदर और जेंटलमैन के साथ आई है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अनन्या के हाथों में मैरिज सर्टिफिकेट जमीन पर गिर गई। राहुल थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोला, दीदी आप। दरअसल बात ये थी कि राहुल अनन्या के साथ बड़ा हुआ था तो उसे यकीन था कि अर्जुन ही उसकी बहन के पति बनेंगे। वो फ्यूचर में अर्जुन को ही जीजा के रूप में देखा था। उसके दिमाग में सिर्फ अर्जुन ही उसका जीजा था। अचानक अनन्या के साथ किसी पराये मर्द को देख के उसकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो हिचकिचाते हुए बोला, वह वह कौन है दीदी तुम? दीदी वो दीदी वो कौन है जो तुम्हारे साथ आए हैं? राहुल वो। अनन्या राहुल के सामने सच्चाई नहीं बोल पा रही थी क्योंकि उसे डर था कि अगर राहुल को पता चल गया कि अर्जुन अब उसका जीजा नहीं रहा तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। कथिक ने जब ये देखा कि अनन्या बोल भी नहीं पा रही है तो वो सीधे राहुल के पास गया और बोला, मैं आपका जीजा हूँ। क्या आप कैसे मेरे जीजा हो सकते हो? मेरी दीदी तो अर्जुन के साथ शादी करने वाली थी। राहुल ये सुन के थोड़ी देर के लिए सदमे में चला गया। कथिक ने जब ये सुना कि अर्जुन से शादी होती तो उसकी आंखें कठोर हो गई थी। वहाँ का माहौल बहुत ही डरावना दिख रहा था। वो राहुल को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। ये देख के अनन्या गुस्से से कथिक की तरफ बढ़ी और बोली, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो अभी भी पेशेंट है। मैंने कोई गलत नहीं बोला है, जो सच है वही बोला है। कथिक ने अपनी सफाई दी। अनन्या कुछ बोलती उससे पहले देखी राहुल उसी की तरफ देख रहा है। राहुल ने देखा अनन्या कथिक को गुस्से से देख रहा है। दीदी, आप और अर्जुन से शादी करने वाली थी तो? राहुल ने डरते हुए पूछा। हालांकि राहुल ने देखा कि अर्जुन से अच्छा दिखने में और ऑरा उससे कहीं ज्यादा कथिक का था। वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम और एरोगेंट दिख रहा था, जिसे एक बार भी देख ले तो लड़का या लड़की तो उसे पाने की इच्छा रख सकते हैं। लेकिन अनन्या का रिश्ता तो बचपन में ही अर्जुन से तय हो गया था। उनकी शादी भी जल्दी होने वाली थी तो ये आदमी मेरी बहन का पति कैसे होगा? अनन्या ने फिर कथिक को बोला, आप राहुल को डरा क्यों रहे हैं?
मैंने कुछ नहीं किया, कथिक ने आंखें सिकोड़ते हुए बोला। वो अभी हॉस्पिटल में है, वो एक पेशेंट है, उसे डराना नहीं है। अनन्या ने अपने भाई को प्रैक्टिस करते हुए बोला। वो एक लड़का है, उसे डराना नहीं चाहिए, कथिक ने राहुल को देखते हुए बोला। वो डरपोक नहीं है, वो बहुत ही हिम्मत वाला है, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अनन्या ने बोला। ये बोल के वो राहुल की तरफ बढ़ गई और वहां बैठ के बिल काटने लगी तो राहुल ने फिर पूछा, दीदी क्या ये सच है? क्या अब अर्जुन मेरे जीजा नहीं है? राहुल ने डरते हुए पूछा, क्योंकि कथिक की लाल आंखें उसे ही घूर के देख रही थी, जैसे अभी वो अपनी आंखों से उसे भस्म कर देगा। अनन्या ने जवाब में बस अपना सिर हिला के हाँ बोल दिया। उसे लगा बस अब और सवाल राहुल नहीं करेगा, लेकिन उम्मीद से परे फिर वो सवाल किया, फिर दीदी आपका और अर्जुन के रिश्ते का क्या होगा? राहुल ने पूछा। कुछ नहीं होगा, हम दोनों ने अपनी सगाई तोड़ दी है, क्योंकि उसने रितिका से अपना रिश्ता जोड़ लिया है। अनन्या ये बोल रही थी तो उसकी आंखें थोड़ी नम हो गईं। देख कि उसकी बहन की आंखें नम हैं और इसके जीजा उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहे हैं तो वो चुप हुआ, आगे कोई सवाल नहीं किया। हाँ, उन दोनों का रिश्ता टूट चुका है, इसलिए मैंने आपकी बहन से शादी की है, कथिक ने बेड के पास आते ही बोला। अभी कथिक की आंखें गहरी से नॉर्मल हो गई थी। उसका एरोगेंट और महान था, वो बहुत ही अमीर इंसान था, उसके पास इतना पैसा था कि किसी को भी चुटकी बजाते हुए खरीद सकता था। अब वो उसकी बहन का पति था। कथिक अब कुछ बोलता उससे पहले ही उसे एक कॉल आता है, तो कथिक साइड में विंडो के पास चला जाता है और कॉल पिक करता है। उधर से आवाज आती, सर, जिसने आपके मॉम डैड को मारा है उसका पता लग गया है। वो स्टीफन और रॉबर्ट दोनों ही दुबई में हैं, तो पता करो कि वो लोग कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। कथिक ने गुस्से में बोला, सर, मैंने पता कर लिया है, उसकी एक स्टीवन रॉबर्ट नाम की एक कंपनी चल रही है, जो कि दुबई की सबसे फेमस कंपनी है। उधर से एक आदमी बोलता है, ओह, तो वो लोग वहाँ अपना नाम बना रहे हैं, कथिक गुस्से से बोल रहा था। कथिक के मम्मी पापा को किसी ने बड़ी बेरहमी से मार दिया था। मरने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके चाचा ही है। वो जब 5 साल का था तभी उन्हें मार दिया गया था। उसकी परवरिश एक अनाथ आश्रम में हुई थी। उसका कोई भी अपना नहीं था। नितिन भी उसी के साथ आश्रम में पला बड़ा था। उसने कपूर कंपनी अपने दम पर बनाई थी। उसके पापा की जो कंपनी थी उसे किसी ने खरीद लिया था। जब वो पहले डॉक्टर बना था तब उसने पूरे वर्ल्ड में अपनी पहचान बनाई थी। वो डॉक्टर का काम छोड़ के अपनी एक कंपनी बनाई, जो कि अभी के टाइम कपूर कंपनी से दुनिया भर में एक अलग ही पहचान बना चुकी थी। कहते कि अंडरवर्ल्ड डॉन भी था। ये बात किसी को भी पता नहीं थी सिवाय नितिन के। वो जब 17-18 साल का हुआ था तब से ही उसने कॉलेज के टाइम ही अपना एक गैंग बना लिया था। कथिक बोला उस आदमी को, उसे अभी कुछ दिन और जीने दो, अभी फिलहाल के लिए उन लोगों को छोड़ दो और अपनी नज़र रखो। ठीक है सर। इतना बोल के वो आदमी फ़ोन रख देता है। उस समय जब कथिक फ़ोन पर बात कर रहा होता है तो तब तक अनन्या राहुल को अर्जुन की सच्चाई बता देती, जिसे सुन के राहुल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। लेकिन वो अभी इस हालत में कुछ नहीं कर सकता था। उसे अपनी बहन के लिए बुरा लग रहा था। राहुल बोला, दीदी रितिका तो पहले से ही चाहती थी कि अर्जुन जीजा उसका हो जाए। वो बस बहाना बना रही है बच्चे का। अनन्या उदास सा चेहरा बना के बोलती है, ये सब छोड़ो, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। फिर मुस्कुराते ही बोली, अच्छा ये बता तुम्हें यहाँ कैसा फील हो रहा है? राहुल खुश होते हुए बोलता है, दीदी यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पता है, यहाँ सभी नर्स बहुत अच्छे से ट्रीट करती हैं। मैं अभी कुछ बोलती उससे पहले राहुल बोलता है, जीजा जी। अनन्या अपना चेहरा पीछे कर देखती है तो कथिक हाथ बांधे पीछे खड़ा था। राहुल को अब कथिक को जीजा मानने के लिए रीजन मिल चुका था। अर्जुन अनन्या को धोखा दिया था तो उसे अपने जीजा को अपना लिया था। जब राहुल के मुंह से कथिक जीजा सुनता है तो वो खुश हो जाता है और अपनी डायमंड रिंग निकाल के राहुल को पहना देता है। अनन्या आँख फाड़े उसे ही देख रही थी। ये क्या है? आपने ऐसे ही अपनी डायमंड रिंग दे दिया? अनन्या नाराज होते हुए बोली। हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरा साला ही तो है, कटिक सीधा सा जवाब देता है।
की कोई ज़रूरत नहीं है। अनन्या ने रिंग कथित को देते हुए बोला। मैं अपनी तरफ से अपने साले से मिलने की खुशी में ये रिंग मैंने उसे दी। कथित ने रिंग की तरफ देखते हुए बोला। अनन्या कुछ नहीं बोल पाई। वो बस कथित तो कभी राहुल की आंखों में देख रही थी। वो सोच रही थी अगर मैंने रिंग ले ली तो सोचेंगे कि मैं कितनी लालची हूँ। तो दोस्तों कहानी का एंड ही खत्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कहानी का भाग जरूर पसंद आएगा। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें।